हेलो एवरीवन। बच्चों, क्लास 8 के फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना इस चैप्टर को छोड़ के पहले हम लोग देखते हैं कि आज के पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा टर्म मैं एक्सप्लेन करूँगी और उसे आप लोग ध्यान से समझोगे, सुनोगे तो मुझे विश्वास है कि ज़रूर आप लोग समझोगे और कोशिश भी करना है कि मुझे समझना है। तो इसके लिए हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहला टर्म जो है वो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टर्म है SI यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। SI यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और नेट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि नेट फोर्स का कैलकुलेशन हम लोग कब करते हैं, नेट फोर्स जानना क्यों जरूरी है, ये सारी बातें भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो टर्म है फोर्स, इस टर्म का उपयोग हम लोग अक्सर अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं, है ना। किसी चीज़ को, किसी को हम धक्का दे दिए तो हम लोग कहते हैं पुश कर दिए उसको हम, या हम लोग कभी कभी ये भी कह देते हैं कि प्रेशर हमने लगा दिया, उसने प्रेशर लगा दिया इस कारण वो गिर गया या गिर गई। तो हम लोग फोर्स और प्रेशर को लगभग एक ही जैसे टर्म के रूप में कंसीडर करते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। फोर्स और प्रेशर दोनों ही अलग अलग चीज़ है बच्चों। तो आप पूछोगे कि फोर्स ये है क्या? तो फोर्स है क्या? किसी चीज़ को जब हम पुश कर दिए या खींच लिए या धक्का दे दिए, वहाँ हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। जब किसी चीज़ को धक्का दिए या खींचे तो हम लोगों ने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। तो अब जब हम लोगों ने खींचा या धक्का दिया, पुश किया या पुल किया, तो उसका असर क्या होता है? ऑब्जेक्ट अपने जगह से या तो खिसक गया या तो मोशन में आ गया, या नहीं भी खिसका, नहीं भी मोशन में आएगा, ये सारी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन हमने धक्का तो दिया, हमने पुश तो किया, हमने पुल तो किया, तो हमने फोर्स लगाया है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट में के पोजीशन में कोई चेंजिंग होगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फोर्स को सिंपल भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे? पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू सेट द ऑब्जेक्ट इन मोशन विच इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए हम कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने के लिए हम लोग पुश और पुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो हमारा फोर्स का डेफिनेशन हुआ। और हम लोग फोर्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये एक एक्सटर्नल फिजिकल पाउच है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसे मैं बोर्ड पर लिख भी दे रही हूँ, अगर वो आप चाहें तो इसे अपना नोट्स भी बना सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसे ऐड कर दूँगी। तो पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट is called force। और फोर्स किसे को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स which changes or tends to change the state of rest or
रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर दे या करने की कोशिश करे। तो इस एक्सटर्नल एजेंट को, कॉज को हम लोग कहेंगे फोर्स, ठीक है। अब हम लोग दूसरा वो ये जो आपका फोर्स है, इसके लिए पता है आपको सर आइजैक न्यूटन के बारे में। सर आइजैक न्यूटन ने ही तो हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, तभी तो पॉसिबल है कि हम इतने सारे इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, इतने सारे जगहों में इंटरनेट का यूज करते हैं। हमें सैटेलाइट लॉन्च करने का कॉन्सेप्ट दिया न्यूटन ने, तभी तो इतना सारा चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है। हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, हम किसी चीज़ के लाइव इवेंट को हम देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल हो सकी हैं सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ने के बाद ही। तो उसके बाद न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ मोशन भी दिया। कोई ऑब्जेक्ट, लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, उसके लिए न्यूटन ने लॉ दिया था। और न्यूटन ने उसके लिए 3 लॉ दिया था। वो क्या क्या था कि पहला लॉ क्या था, जस्ट आपको पहले लॉ के बारे में मैं बताऊंगी और उससे रिलेटेड इस फोर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए क्या कहा था न्यूटन ने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी स्थिति में बने रहना चाहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा तब तक जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, उसको कंपेल नहीं करे, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए उसे कंपेल नहीं करे, तब तक वो ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। नहीं, इनर्टनेस पता है ना, जैसे हम वैसे रहेंगे। तो उसी तरह से न्यूटन ने पहला लॉ जो दिया था उसके थ्रू न्यूटन ने फोर्स के डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। और इसका मतलब क्या है कि फोर्स वो रीजन है, वो कॉज है जो किसी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा या लाने की कोशिश करेगा, अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा या ला देगा। इस तरह से न्यूटन ने अपने पहले लॉ ऑफ मोशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में फोर्स का डेफिनेशन दिया था। इसका मतलब फोर्स ही वो कॉज है जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला दे या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला दे। इस तरह से न्यूटन के पहले नियम से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिला था। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इतना दूर तक अभी तक जो हमने बताया है उसे आप लोगों ने सुना होगा ठीक से और समझने की कोशिश भी की होगी और समझे भी होंगे। अगर ध्यान से सुनोगे तो ज़रूर समझोगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फोर्स का डेफिनेशन तो जान लिया अच्छे से, और फोर्स का डेफिनेशन कहाँ से मिला था ये भी हम लोगों ने जान लिया। तो इस डेफिनेशन के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिला था तो जरूर बोलोगे तुम लोग न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिला था। ठीक है, नाउ बच्चों अब हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो ये अब हमारा होगा SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मास को
केजी में मेजर करते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए मिनट, सेकेंड, आवर, वीक, मंथ, ईयर है यूनिट। उसी तरह से फोर्स को भी मेजर करने का यूनिट है, एसआई यूनिट है, और वो है न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ force is Newton after the name of scientist Sir Isaac Newton. This is the unit for force, although it is derived from a long unit, that is kg meter per second square. ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए हम लोग न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स का एसआई यूनिट हुआ। ऐसे आप जानना चाहिए जो सीरियस यूनिट ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा डाउन, और ये लिखाता है किसके लिए पता है आपको, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यस, हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे दूसरा टर्म, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड मतलब पता है आपको, वो अमाउंट, लाइक फोर्स जब मेजर करेंगे हम लोग तो जो उसके साथ नंबर होगा, लाइक फोर्स का ऐसा यूनिट हम लोग क्या पढ़े थे, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं न्यूटन। तो अगर हम बात करें, जैसे सपोज हम A1 न्यूटन फोर्स करते हैं, 8 न्यूटन फोर्स करिएगा, 20 न्यूटन करते हैं, 50 न्यूटन करते हैं। तो ये जो यूनिट है फोर्स का, उसके साथ जो ये नंबर है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। बिगर इज द नंबर, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या बताता है, फोर्स के स्ट्रेंथ को, फोर्स कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये कैसे हम जान पाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से। इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें बताता है फोर्स का अमाउंट कितना है, ठीक है। तो नंबर के साथ, यूनिट के साथ जो नंबर होगा वो हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताएगा, ठीक है। अब नाउ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये एक हेवी बॉक्स है, तो एक हेवी बॉक्स है, इधर से हम फोर्स लगाए, इस पर सपोज 10 न्यूटन फोर्स लगाए, तो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब बच्चों फोर्स को मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ फोर्स को डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब थर्ड टर्म है इस टॉपिक का नेट फोर्स, नेट फोर्स, ओके। अब जब फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो अब हम लोग को देखना होगा कि अगर एक से ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो होगा क्या, उसका परिणाम क्या होगा। उसके लिए मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम
फोर्स लगाया, इधर से भी हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि दो आदमी एक ही टेबल को, एक ही बॉक्स को, किसी चीज़ को एक ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन से धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है दूसरे की ओर, तो बराबर फोर्स से तो क्या देखते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग, इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब उसके पहले उसको और डिटेल में जानने के लिए इस ऑब्जेक्ट का वेट, इसका जो वेट होगा, मतलब क्या, जैसे हम खड़े हैं, वेट के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यहाँ कि जब हम खड़े हैं कहीं भी धरती अर्थ पर खड़े हैं, तो हम अपने वेट के बराबर फोर्स से अर्थ को नीचे की ओर दबाते हैं। तो ये बॉक्स भी इस सरफेस को नीचे की ओर दबाता है अपने वेट के बराबर फोर्स से, और ये सरफेस इसको ऊपर की ओर उतना ही फोर्स से ऊपर की ओर पुश करता है। तो ये चीज़ भी रिलेटेड है न्यूटन के तीसरे नियम से। उसमें क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये ऊपर की ओर भी उतना ही फोर्स लगेगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये दोनों फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन के, किसको कहिएगा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है यहाँ, उसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि 10 न्यूटन फोर्स प्लस माइनस 10 न्यूटन फोर्स प्लस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस माइनस नॉर्मल रिएक्शन, तो ये सब मिलके 0 होगा कि नहीं। यहाँ लग रहा है कितना फोर्स, 4 काइंड ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग, बट क्या हो रहा है, टोटल फोर्स यहाँ 0 हो गया, तो नेट फोर्स 0 हो गया यहाँ, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। ओके बच्चों, तो अब देखिए फिर से दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ नेट फोर्स कितना होगा। फिर से उसी बॉक्स को, उसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं। अब मान लेते हैं एक तरफ से हम लोग 10 न्यूटन फोर्स लगाए, राइट टू लेफ्ट 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये दोनों तो इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो इस केस में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन प्लस माइनस 20 न्यूटन। नेट फोर्स कितना हो गया, माइनस 10 न्यूटन राइट टू लेफ्ट, यानी कि इस 10 न्यूटन फोर्स से ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ कितना है, माइनस 10 न्यूटन। अब यहाँ ये सेकेंड एग्जाम्पल आपका हुआ, ये थर्ड एग्जाम्पल हुआ। थर्ड एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं कि 30 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है लेफ्ट टू राइट, 10 न्यूटन फोर्स राइट टू लेफ्ट लग रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू 30 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन, यहाँ कितना हो गया 20 न्यूटन फोर्स, यानी कि इस 20 न्यूटन फोर्स से ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेगा। इस तरह से बच्चों हम लोग क्या देखें, पहले वाले एग्जाम्पल में नेट फोर्स कितना था, 0, ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, नेट फोर्स माइनस 10 न्यूटन है, ऑब्जेक्ट राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, लेफ्ट से 30 न्यूटन, राइट से 10 न्यूटन, यहाँ 20 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, यानी कि जब एक से ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा हो, तब जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन जो होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग टग ऑफ वार मैच का, बहुत मान लो 2020 का टीम दोनों तरफ से किसी रस्सी को खींच रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स लगाएगा तो नो वन विल बी एबल टू विन, लेकिन कोई एक टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उधर रस्सी खींचा जाएगी।
इस तरह से उस डायरेक्शन में रस्सी मूव करेगा और वो टीम जीत जाएगी। इस तरह से हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, मतलब क्या, जब नेट फोर्स 0 हो जाए, बहुत सारा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और सबका सम 0 हो जाए तो वहाँ हो गया बैलेंस्ड फोर्स। और बहुत सारे फोर्स का सम अगर 0 नहीं हो तो वहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, और जब ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तभी वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। आई थिंक ये आपका शुरू बेसिक टॉपिक था 4th चैप्टर का, और इसे आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर समझे होंगे तो पूरा वीडियो देखोगे और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो उसे भी मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि कमेंट बॉक्स में लिखोगे। दैट विल बी द हैप्पीएस्ट थिंग फॉर मी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब